नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल एरिया पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास मेहमान, हंसमुख स्वभाव के धनी और शानदार पर्सनालिटी, वन एंड ओनली आशु सर फ्रॉम आर्यवर्त अकेडमी जयपुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपने किया और मुझे अच्छा लगा कि आप बाड़मेर से यहाँ पहुँचे हैं जयपुर आर्यवर्त अकेडमी में। तो सूरज जी, शुरुआत कीजिए आपके सफ़र की। तो सर ये बताइए, आपके टीचिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? टीचिंग की शुरुआत हालातों ने मजबूर कर दिया, तब पढ़ाने पर उतर आए। जैसा पहले स्कूल में पढ़ रहे थे तो पापा ये कहते थे भी आप जॉब लगो, दूसरों के लड़के जॉब लग गए। मैंने कहा आप हर वक्त यही कहते हो कि दूसरे का लड़का जॉब लग गया, आप कभी ये क्यों नहीं कहते फलाना का लड़का जो है लड़की को भगा के ले गया? भाई आप उदाहरण तो फिर बराबर दें, या वो आज गैंगस्टर बन गया या वो आज पकड़ा गया। हम सिर्फ मेहनत तो कर सकते हैं। हाँ सही। फिर जब तक डिग्री नहीं हो तब हम आगे कैसे तैयारी कर सकते हैं? हमें जब उचित मार्गदर्शन ना मिले तो फिर मैंने सोचा भी अब क्या किया जाए। तो फिर मैं कोचिंग में पढ़ने के लिए जाऊं तो पैसे की जरूरत पड़ रही थी। उसी समय कुछ दोस्त ऐसे थे कॉलेज लाइफ के, वो ये कहते थे तू चुनाव लड़। मुझे गंगानगर का जिला महासचिव बना दिया। ऐसे चुनाव लड़े थे आपने? बिल्कुल, चुनाव बिना निर्विरोधी बना दिया। अच्छा। अब क्या प्रेसिडेंट वाला लड़। मैं घर पर आया, पापा ने कहा कि नौकरी ज़्यादा बेहतर है, इन चुनावों में क्या पड़ा है? तो मैंने कहा किसकी नौकरी करें भी, मैं भी बीए सेकंड ईयर में था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ और करता हूँ। फिर मैं कहीं गया तो मैंने किसी दोस्त को कहा कि यार मुझे ना ये टीचर बनना है। उसने कहा कैसे बनेगा? अपनी कोचिंग चलते हैं, वहाँ पहले सीखते हैं, सीखेंगे तो फिर पढ़ा देंगे। तो कोचिंग वाले तो पैसे लेंगे, पैसे हमारे पास उस समय थे नहीं। उसके बाद में पापा ने पैसे दिए भी थे, वो हम दोस्तों ने मौज मस्ती में उड़ा दिए, क्योंकि हम घर से शहर पहुंचे और उन शहर की उन गलियों के अंदर वो चमचमाहट जो थी, रोशनी, उसके अंदर हम खो गए। कोई बाइक ले ली हमने किराए पे, या नए कपड़े ले लिए और सब खर्च कर दिए। कोई अच्छा, शुरू का सफर था तो बिल्कुल कोचिंग की नहीं। फिर एक दिन दोबारा मन में आया तो सालासर बालाजी की एक मूर्ति ली और एक व्हाइट बोर्ड लिया। मेरे दोस्त थे मुकेश मैया, उनके घर पर मैं गया और उनके घर पर पीछे एक कमरे में हमने बोर्ड लगाया और फिर मैंने वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और हम सिर्फ दोनों ही, वो बैठता था, मैं उसको पढ़ाता था। मुझे याद है कि वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था और ये शुरुआत इस कारण हो गई कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका जो पैर है वो ज्यादा जख्मी होने के कारण वो कोचिंग नहीं जा पाता था। तो उसने कहा कि तू पढ़कर ही मुझे सिखा दे। तो मैं पढ़ता और उसे सिखा देता था और इस प्रकार से धीरे धीरे ये शुरुआत हो गई। उसके बाद में जब मैं पुलिस में लग गया, पुलिस तो मतलब ये आपने पुलिस में लगने से पहले ही पढ़ाना स्टार्ट कर लिया? पुलिस में लगने से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे गांव के जो घर के आसपास थे उनको पढ़ाना या मेरे दोस्तों को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। और हम ग्रुप में तैयारी करते थे, जिसमें विक्की खालिया है, नरेश थोरी है, दौलत राहड़ है, लखबीर बराड़ है और एक किशन राहड़ थे। तो हम 5 दोस्त थे, हम एक कमरा लेकर पढ़ते थे। वो मुझे कहते थे तू सिर्फ हमको पढ़ा और हम खाना खिला के देते हैं तेरे को। मतलब वो बढ़िया मुझे चूर कर रोटी खिलाते थे, मैं उन्हें पढ़ाता था। और परिणाम ये निकला कि हम 5 में से 4 लग गए। लखबीर जी लोको पायलट है, दौलत मेरे से पहले पुलिस में लगा, नरेश जो है वो बाबू लग गया, विकास है जो टीचर लग गया, और जो किशन है वो भी तैयारी कर रहा है। तो मैंने जैसे ही 5 को ही 4 में रिजल्ट में बदल दिया तो गाँव में हुआ कि अच्छा पढ़ा रहा है। तो फिर गाँव में छोटे मोटे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, घर पर कोई आते तो उनको पढ़ा देता। उसके बाद मैं जॉब लग गया। तो जॉब लगने के बाद में जब मैं पोस्टेड आया यहाँ पर, तो उसके बाद पोस्टेड आने के बाद में मुझे क्या है कि बहुत ऐसा फील हुआ कि मेरे में थोड़ी सी कुछ और योग्यताएं हैं और मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूँ। तो मैंने फिर एमए की पढ़ाई कर ली। उससे पहले मेरी बीएड हो गई थी। पहले एक बार जॉब सिलेक्शन हुआ, फिर वो ज्वाइन नहीं की, फिर दोबारा फिर सिलेक्शन हुआ, फिर उसमें से ट्रांसफर करवाया। ऐसे खनन विभाग से फिर मैं 3rd RSC आ गया और वहां से आने के बाद सरवार थाने में आया। और फिर वहीं पर मैं राजेंद्र जी कमांडो जो हैं वहाँ के SHO थे, तो उन्होंने कहा भाई अच्छी योग्यता है तो पढ़ा, राइटिंग भी अच्छी थी। तो मैं वहीं पर टेंट लगा के पढ़ाने लग जाता था। फिर वहाँ पर छोटी बड़ी कोचिंग जो आती गई जीवन में, उनको पढ़ाता गया, बढ़ता गया। फिर अचानक एक दिन राजेंद्र कमांडो जी ने कहा कि नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, अली कली शू बंध्यो आगे कौन हवाल। ये लाइन किसकी है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो जीके पढ़ा के आ रहा हूँ, मैं कोई कवि थोड़ी ना हूँ। तो कहा यार हमारे चारण जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा कौन से चारण जी? कि यूट्यूब पे देख। तो 2018 में मैंने सुभाष जी का कोई वीडियो देखा वहां पर पहला। जैसे ही देखा मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा भी मेरे को भी बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने उनके नंबर कांटेक्ट किए, उनसे बात की
और उससे बात करने के बाद में मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया, और चैनल बनाने के बाद मैं वीडियो डालने लग गया। मैं वीडियो डाल रहा था कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या आसानी से याद किया जाए, तो धीरे धीरे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लोगों को अच्छा लगने लगा, पर वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी। फिर लोग ऐसे समझते थे कि ये आगे कामयाब होगा या नहीं। मेरे पास ये माइक वगैरह नहीं थे, मेंढक बोल रहे थे, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। नारायण जी गुजर मेरे शुरुआती मित्र हैं। सबसे पहले नारायण जी पर मैं दबाव डालता यार अपने बनाएंगे, तो वो कहते कि मैं बोर्ड के सामने नहीं जाऊं, इस कैमरे से हम डरते थे। आज ये कैमरे से डर नहीं लग रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन पहले बहुत डर लगता था कि आप कैसे सुनेंगे, मेरी आवाज कैसे आपके पास जाएगी, तो ये एक भय रहता था। उसके बाद में हमने पढ़ाए, वीडियो डाले, तो फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती आई, और उसके अंदर एक पार्ट जुड़ा सीआरपीसी और आईपीसी, महिला एवं बाल अपराध की धाराएं। तो मैं नवलगढ़ थाने में पोस्टेड था, सुभाष जी से लगातार बात हो रही थी, उन्होंने कहा भी हमारे ऑफलाइन पढ़ा दोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल सर। और उसके बाद हम मिले, और वो मिलना उसके बाद में तो फिर ऐसा लगा कि ऐसा जीवन मान लो कि ये लंबे हो जाए उम्र, मैं बस सदा उनके साथ में रहूं। और उनका जो व्यवहार, और उन्होंने जो मुझे कहा खुद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर कि कल जो तुम्हें पढ़ाने आ रहा है वही एकमात्र है जो मुझे टक्कर दे सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी। अगर मुझे आज इस बात को सही साबित करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा भी। एक इंसान जो राजस्थान में सबसे पहले है, सबसे टॉप है, सबसे फेमस है, और वो मेरे लिए क्यों कह रहा है, जबकि वो हमारी पहली मुलाकात थी। बिना मुलाकात के उनका ये विश्वास, और जैसे उन्होंने कहा उसके बाद में फिर मैं रुका ही नहीं, और उसके बाद में हमारी दोस्ती जो गहरी हो गई। फिर मैं दोस्त भी कहूँ, भाई भी कहूँ, सब कुछ कहूँ, तो वो एक इर्द गिर्द ही हम घूमते हैं। इस प्रकार से ये आप लोगों से आज मुखातिब हो रहा हूँ, और यही एक शुरुआत रही है कैरियर की, जहाँ एक छोटे से गांव से उठा, फिर थाने में पहुंचा, थाने से फिर कोचिंग में पहुंचा, फिर ऑनलाइन की दुनिया में, और आज आपके सामने। तो सर आप स्कूल टाइम में कैसे स्टूडेंट रहते? एवरेज रहते, ब्रिलियंट थे, या बंक मारने वाला में से थे? स्टूडेंट टाइम की मैं बात बताऊं, मेरी मम्मी कहा करती है, जब मैं बिल्कुल छोटा था ना, छोटा बच्चा जब था, तो मैं घोड़ाले जब चलते थे तब मैं अखबार लेकर स्कूल में चला जाता था, क्योंकि पापा जी स्कूल में सर्विस करते थे, उसी में हमें क्वार्टर मिला हुआ था और उसी में मेरा जन्म हुआ था। तो ये भी मैं सौभाग्य मानता हूँ कि शिक्षा के मंदिर में हमारा घर था और वहीं जन्म हुआ और वहीं पर मेरी पढ़ाई पूरी हुई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नालायक था। कहाँ पर नालायक हुआ, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं क्या करता था, स्कूल जाता था, मुझे 5 रुपये मिला करते थे, संतरा गोली आती थी, वो खा लेता था, और स्कूल के पास में एक दीवार होती थी छोटी सी, उस दीवार के पीछे छुप जाता था। जैसे ही घंटी बजती मैं आधी छुट्टी में घर आ जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या ऐसे कई दिन निकल गए, मैं स्कूल गया नहीं, तो स्कूल वालों ने पूछा कि सुरेंद्र जी कहाँ हो? तो क्या बात हुई? पापा का नाम सुरेंद्र जी था। आपका बेटा जो है वो स्कूल नहीं आ रहा? तो डेली जाता है। कि हमने तो सोचा भी आप गांव चले होंगे, गए होंगे, क्योंकि पुराना जो पैतृक गांव है वो कांवट है, नीम का थाना के पास सिक्कर। तो कहा नहीं यही है। तो एक दिन मैं वापस वैसे ही अपनी हरकतों से बाज आया नहीं, मैं वैसे ही सुबह आया, और आने के बाद में उसी दीवार के पास बैठा और मैं मेरी कांच गोली खेल रहा। मम्मी को पता चला और मुझे वहाँ से पकड़ के ले गई और ताता ताता चिमटा लगा दिया था। यहाँ मुझे आज भी याद आता है, यहाँ चिमटा लगाया था। मैं फिर कहाँ सुधरने वाला था। मैं फिर जैसे तैसे करके 8वीं 9वीं तक पहुँचा। 8वीं में ठीक था पढ़ाई तक। फिर बाद में क्या हुआ कि एक बार गाँव में आना हुआ, तो गाँव में आने के बाद में मैंने जो होमवर्क था, मुझे याद है मैंने गणित विषय जो था उसका होमवर्क नहीं किया। तो क्या हुआ कि मैं जब वहाँ गया तो सर ने कहा अभी कॉपी चेक करवाओ। तो मैंने उनका जो पिछले साइन थे वो साइन देखे और खुद ही साइन मार दिए। जैसे उन्होंने कॉपी चेक की तो उन्होंने पहचान लिया कि ये साइन तो मेरे नहीं है, ये किससे किए। तो मेरी इतनी धुलाई हुई उस दिन, पूछो मत। दूसरा एक बार हुआ कि उस समय हमारे टाइम पे मारियो गेम चलता था, तो मैं मारियो गेम चलाने के बहाने जाता और कंप्यूटर में जाके कोई भी अजय देवगन की फिल्म, अक्षय कुमार की फिल्म देखने लग जाता। तब एक बार टीचर ने देखा, तब उन्होंने बहुत पीटा। ऐसे हरकतें रही। आज तो टीचर मारते नहीं, उस टाइम फुल धुलाई होती है। बहुत धुलाई। हमको तो भाई साहब पाइप, हरी पाइप याद है मुझे। नरेश जी सर पीटा, मुर्गा बना के मार खाई हमने। बहुत मारते थे। एक हिंदी पढ़ाते थे, उन्होंने सर ने पीटा। फिर भी मानने वाले कहाँ थे, क्योंकि अपने तो बहुत ज्यादा शरारती थे। उसके बाद क्या होता है कि मैं एक बार अरे क्लास में बैठा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे सर आएंगे, तो वो नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ पर ना अंताक्षरी खेलने लग जाता हूँ, तब भी मैं मार खाता हूँ। फिर लास्ट में रिजल्ट आता है 10वीं का, तो 45% बाय ग्रेस, बहुत होशियार 45%। पिताजी ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा खाने को मिलता है तब तुम ऐसा करते हो। मैंने कहा भाई अब क्या करें।
उस समय घर पर नई नई सीडी आ रखी थी, तो नई फिल्मों का मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक रहा है। मैं पूरी जितनी भी साउथ इंडियन मूवीज है, अक्षय, अजय देवगन और फेवरेट अमिताभ बच्चन, ऐसी कोई मूवी नहीं थी जो मैंने ना देखी हो, ऐसा कोई गाना ना हो जो मैंने ना सुना हो। हर प्रकार की कैसेट, क्योंकि मेरे पिताजी भी शौकीन थे, तो मैं उनको देखकर वो गाने सुनता रहता था। तो फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि आगे पढ़ना चाहिए, तो 12वीं में मैंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी थी। एक बार मैं 1 साल के लिए एग्ज़ाम देने नहीं गया, तो फिर भी मैं सप्लीमेंट्री आई और पास हुआ। फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, फिर दोबारा पेपर दिया। उसके बाद में मैं पढ़ता गया, और लगभग मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो मेरे बस फर्स्ट डिवीज़न आती थी, या तो 60% बन जाते थे, या 58 बन जाते थे, या 56 बन जाते थे। सेकंड डिवीज़न पर भी मैं अटका रहा, यानी 55 से ऊपर रहा, 60 के अंदर रहा, इससे नहीं। हाँ, 8वीं में ज़रूर एक बार 80 आ गए थे, बीएड में 75 से ऊपर आ गए थे, और अभी पीएचडी चल रही है, तो देखते हैं उसमें क्या आते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी ये जो स्टडी की जो शुरुआत हुई थी, ये बहुत बाद में हुई है, जब मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। पिताजी ड्रिंक करते थे, और वो ड्रिंक करने के बाद हमेशा मुझे ही पीटते। मैंने कहा मुझे क्यों पीटते हो? कि तुझे पीटूंगा तो तेरे छोटे भाई बहन पढ़ेंगे। और मुझे सबसे बुरा लगता था कि आप एक एजुकेटेड गवर्नमेंट सर्विस में हैं, एजुकेशन में है, और आप ड्रिंक करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव, तो बहुत लोग हैं वो भी पीते हैं, उनका भी सही था कहना। और फिर कहते थे तेरे पैसे से नहीं पीता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक दिन कमाना तो पड़ेगा, और कमाने के लिए मैं क्या करूँ कि पापा छोड़ दे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा शराब नहीं पीते हैं। जिस इंसान ने 30-40 साल तक शराब को पिया है, सुबह उठकर रात को मुझे डांटा है, लेकिन आज वो नहीं पीते, मैं बहुत खुश हूँ। वो भी सुनेंगे वीडियो, तो शायद उन्हें बुरा लगे कि मैंने सोशल मीडिया पर ये बोला है, लेकिन सच्चाई है, वो नहीं छुप सकती। अगर मैं आज कहूँ कि मेरे पापा शराब नहीं पीते थे, दुनिया कह देगी। ठीक है, मुझे पीटा भी बहुत गया है, मार भी बहुत खाई है, मैं गाना भी गाता था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और मैंने बहुत सुना उससे। उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मैंने फिर किया। मैं स्टूडेंट लाइफ से आगे आया, कॉलेज लाइफ में महासचिव बना। कभी ऐसा नहीं आया खलनायक बन जाए? नहीं, मन में तो देखो ऐसा आया, लेकिन जो एक खाकी वर्दी का जो डर होता था, तो इसके चक्कर में हम जब चुनावी रैलियां वगैरह निकालते थे, कई बार पुलिस चौकी वाले पकड़ के भी ले गए, पट्टे भी खाए हैं। मेरे एक दोस्त थे रामकरण मीना, उन्होंने बचाया भी है। ऐसी बात नहीं है जो राजनीति में आया है, क्योंकि हम वो युवा थे जो कहते थे माँ भारती पुकारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। तो हमारे अंदर ऐसा रहता था, पता नहीं हम ही सब कुछ हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और ऐसे फोन निकालते थे, भाई आजा, लड़ाई हो गई। लेकिन लास्ट में जब पता चला कि इसमें कुछ नहीं रखा है, ये जो अपने दादागिरी दिखा रहे हैं, ये गर्मी जो खून की है वो ऐसी रह जानी है। हमसे पहले भी कई थे, हमसे बाद भी कोई आएंगे, वो मिट्टी के अंदर एक दिन खाक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं जाना साथ में। तो फिर बाद में मैंने कहा कि एक एजुकेशन लाइफ के अंदर अपने आप को आजमाना चाहिए, और मुझे इतना पढ़ना चाहिए कि मैं कभी अपने बच्चों को किसी दूसरे का उदाहरण ना दूं। तो फिर मैं इस लाइफ के अंदर आ गया, और आज ये सब बच्चे सुन रहे हैं। और कुछ इसके बाद भी आपने जब पढ़ाना शुरू किया था और कॉलेज लाइफ थे, हाँ, उस टाइम बहुत स्ट्रगल रहा था। उस टाइम वो स्ट्रगल यही था कि मुझे एक ताना मिला करता था कि वो, जैसे मैं उसी भाषा में बोलूँ कि तेरे बाप नौकरी लागड़ो है, जना तना बाता हुआ है। जब मैंने कहा यार नौकरी तो लगे हुए हैं और पैसे भी दे रहे हैं, घर वाले पैसे के लिए कभी मना नहीं किया था। फिर मेरे मन में आया कि मैं ताना क्यों सुनूं। तो मैं संगम ट्रेवलर्स, साबराम भाई साहब, विजय भाई साहब, विनोद भाई साहब, वो जानते हैं, मैंने संगम ट्रेवलर्स में वहाँ पर टिकट काटने का काम किया। और एक हमारे पापा के साथ ही स्टाफ में थे, तो मैं एसडी कॉलेज के पास में एक सोडा सोप की दुकान, जब सोडा सोप की मशीनें आई थी, तब मुझे उन्होंने कहा कि आप इसका काम सीखिए। तो मैं वो सोडा सोप की गिलास बेचा करता था वहाँ। फिर मैं बस में कंडक्टरी वाला काम स्टार्ट हो गया। उससे पहले मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। सैनी मोल्ड प्लास्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी रिको, हमारे गंगानगर में, वहाँ पर मैंने कुर्सियाँ छिली है। तो ये सब इसलिए किया ताकि मुझे कोई ये ना कह सके कि हाँ यार तेरे पापा के पैसों पर तू ऐश करता है। मैंने खुद मेहनत की है, मैंने काम किया है, और एक बार काम नहीं किया है, लगातार काफ़ी समय तक काम किया है। मेरा दोस्त था कृष्ण सिंह नेगी, जब मैं कॉलेज टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं होते थे वही दिया करता था, वो मूवी दिखाने भी वही ले जाता था। बाइक भी उसी के पास हुआ करती थी, मेरे पास नहीं थी, साइकिल थी। साइकिल से कॉलेज कौन जाता है, 20-20 किलोमीटर दूर था। तो फिर मैंने, अच्छा भी नहीं लगता था, थोड़ा स्मार्ट तो था ही, फिर अच्छा कहाँ लगने वाला था, ठीक है। तो मैं कभी गया नहीं। तो वहाँ से फिर मतलब आदत तो ये हो गई कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं थकता
खुद को ऐसे थकान भी फील होती है तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ भी। आज ज़रूर सोच लेता हूँ क्योंकि आज बहुत सारी सुविधाएं मुझे मिल चुकी है, लेकिन उस समय मैंने बहुत अपने आप ही, मैं क्या कहूँ, वो दुनिया ही कहते हैं कि जो मुझे जानती है। मैं आप अपने बारे में बताऊँ ही क्या भाई। संगम ट्रेवलर्स पर जाकर आप पता कर सकते हैं, सैनी जो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है रिको में, वहाँ पता कर सकते हैं, या मैंने जहाँ सोडा सो के गिलास बेचे वो दुकानें आज भी वही हैं और वो दोस्त भी वही हैं जो मेरे शुरुआती थे। और बस लाइन में जब मैं आया तो मुझे कहते थे भाया जर्दो खांसी के, बीड़ी पीसी के 2 घूंट लगा ले। तो इन सब दौर से भी मैं गुजरा हूँ, ऐसा नहीं कहता। वैसे कभी लगाए थे 2 घूंट? हाँ, कभी कभी जब हम थक जाते थे ट्रेनिंग के दौरान तो हम 1 घूंट पी के देखते थे, या हम बीमार हो जाते थे तब वो एक ब्रांडी मिलती थी तो वो भी 2 घूंट पी लेते। लेकिन जब मैं सही लाइन में आया तो मैंने सब चीज़ों को छोड़ दिया। मैं झूठ बोलना बिल्कुल भी ऐसे सोचता ही नहीं, क्योंकि सच कहीं ना कहीं तो आएगा। हाँ। कल कल को कोई कहते जी मारे सागे हो बैठो बीड़ी पियो हो, वो दौर था। मिराज लगाता था इसलिए कि रात को नींद ना आए। उस टाइम मैंने बहुत किताबें 17, 18 किताबें मैंने राजस्थान जीके की पढ़ी थी उस समय, और हर किताब को पढ़ डाला था, हर बार लिखता था। मेरे दोस्त भी कहते थे यार इतना क्यों पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी। और वो आज ही है कि वो सरस्वती आज काम आ रही है। बाकी ये सब बुरी आदतें आज मुझमें नहीं है, ये उस समय थी। अगर कोई ऐसा कहे कि हाँ ये आज खा रहे हैं पी रहे हैं, आज नहीं है, वो पहले थी। मतलब जो था पहले था, सब कुछ पहला था। देखो सुधार आ गया, फिर अगर नहीं भी आता तो फिर लुगाई सुधार दे। तो ड्रबी को भी तो लगा है तो वो भी आ गई तो वो भी तो ये कहती है हाँ, तो फिर उसके कारण सब चीजें छूट गई है। फिर जब आपको लोग पसंद करने लग जाते हैं, जब आप पर लोग विश्वास करने लग जाते हैं, अब सोशल लाइफ आपको सोशल लाइफ के आने, सोशल मीडिया पर आने के बाद खुद को बहुत सी चीज़ों का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि इंसान वही सफल हो पाया है जिसने बहुत सी चीज़ों का त्याग किया है। आज मैं कहूँ कि मैंने अपने परिवार के पास बहुत कम समय बिता पाता हूँ, स्टूडेंट से ज़्यादा लगाव हो गया है। जैसा आप देख रहे थे वो गारंटी बैच हमारा, तो उसके अंदर आप देखो कि लाइन ही नहीं थी। तो वो क्योंकि एक आवाज़ पर चले आते थे। मैं लाइव आता हूँ, एक आवाज़ पर भीड़ चली आती है, तो वो बस स्नेह प्यार हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती है, इन सब को छोड़ दो। फिर शरीर है, किसी चीज़ का भी आदी बनाओगे तो बन जाएगा, जब छोड़ोगे तो छूट जाएगा। ऐसी ही अपनी लाइफ। अच्छा, ऐसे कभी हुआ था जब छोटे थे या पापा ड्रिंक करते थे? हाँ। तो कभी चुरा के सोचे यार पी लेते हैं कभी? ना, पापा का डर इतना था भाई साहब कि ऐसे लगता था कि यही प्रधानमंत्री है, यही राष्ट्रपति हैं। क्योंकि जब वो ड्रिंक कर लेते थे तो उसके बाद में फिर हमें डर लगता था, हम कभी बोल ही नहीं पाए उनके सामने। मैं तो आज भी उनके सामने नहीं बोल पाता हूँ, व्हाट्सएप पर बोल देता हूँ। पहले बोल देते थे, कभी कभी गुस्से में कुछ 2-4 बात कह देते, पापा आप ऐसा क्यों करते हैं, आप देखते नहीं है, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी। क्योंकि ये हर एक माँ बाप को सोचना चाहिए, आपके बच्चे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दुनिया का। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है, उसे कहेगी तुम्हारा बाप तो देखो दारू पी के पढ़ा है, तुम क्या पढ़ाई करोगे, ऐसा नहीं है। किसी के पिताजी पी रहे हैं या नहीं पी रहे, आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कभी ऐसे चुरा कर कभी नहीं पी है। हाँ, मैं एक बार बीमार हुआ था और मेरा पूरा ये जो फेस है इस पर केमिकल पीलिंग कराया गया था, फुंसियाँ हो गई थी। तो मेरे पापा ने मुझे एक बार कहा था तो बियर पी, क्या पता ठंडा सा जाए, ताकि ये जो गर्मी तेरे इतनी बाहर निकले। पूरा चेहरा जो फुंसियों से हो गया था, फिर ये चमड़ी उतर आई, फिर उसके बाद इलाज हुआ, तो वो उन्होंने खुद ही लाकर दी थी। हाँ, लगा नहीं, सोचा नहीं आज दिन किधर तक उड़ रहा है। ऐसा नहीं, उस दिन मैं मुंह ही नहीं खुल रहा था ना, तो उसका लाने का फायदा भी क्या हुआ। सर ये बताइए थोड़ा सा कि वैसे तो अभी आपने बता ही दिया है, सुबह सर से मुलाकात हुई थी अभी, पर ये बताइए कैसे हुई थी फर्स्ट टाइम उनसे, मतलब कैसे कांटेक्ट किया था आपने, या आपने उनसे कैसे कांटेक्ट किया? पहले तो कांटेक्ट मैंने ही किया था, और मैंने सोशल मीडिया से उनके नंबर लिए थे, सोशल मीडिया पर ही नंबर मिल रहे थे उनका, और फिर नाम बहुत ज़्यादा हो रखा था तो मैं सोचता था मिले कैसे। मेरी ड्यूटी थी और नाम सुनने में आता, वो तारानगर रहते थे। एक बार मैं किसी कारणवश जब झुंझुनू गया तो मुझे पता लगा कि यहाँ से पास में तारानगर भी, जैसे राजगढ़ होकर जब गई तो तारानगर भी, मेरा मन भी बहुत किया कि जब यहाँ से बस जा रही है, मैं सरदार शहर से तारानगर राजगढ़ होते हुए झुंझुनू गया था, कि मैं उतरूँ यहाँ पर मैं उस शख्स से मिलूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास वो नंबर भी नहीं थे, वो रहते कहाँ हैं। कुरुक्षेत्र नाम से वो कोचिंग चलाया करते थे। तो फिर मेरी पहली मुलाकात नवलगढ़ में हुई थी, जब वो वहाँ पर एक कोचिंग में पढ़ाते थे। तब फॉर्चुनर लेकर आए थे और आते मुझे कहा बैठो 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 बैठो, और मुझे याद है कि मुझे पीपरानी रोड जाना था। उन्होंने अपनी फॉर्चुनर की गाड़ी की चाबी मुझे दे दी कि ये लो आप चले जाओ। अब मैं उन्हें क्या कहूँ कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, लेकिन उनका इतना विश्वास कि फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिल रहा हूँ और उन्होंने मुझे चाबी दे दी। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कई दोस्तों में बताया, मैं यार आज बहुत अच्छा लगा। और अब तो चाहे चाबी
2 बार दे देते हैं, गाड़ी भी ले जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहली बार कोई इंसान मिले और अपनी गाड़ी आपको दे दे तो आप सोचे कि वो कितना महान इंसान बहुत हो बड़ी सकता बात है। भाई लोग अपने, मैं तो कह सकता हूँ ना कि मेरी जिंदगी सवारी तूने गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे ख्वाब से उठा के, ये सब कुछ उन्हीं की देन है, मैं कहता हूँ। और हर बार फीडबैक, मैं किसी भी कार्य को शुरुआत करता हूँ जिंदगी में, मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ। यहाँ तक कि मैंने कहा कि भाई साहब मैं ये लड़की है, शादी करना चाहता हूँ और आप चलोगे क्या? उन्होंने कहा अच्छी है, आपने देख लिया, बस शादी कर लो। तो वो भी है कि मैंने हर चीज़ उनसे पूछी है, बात की है, क्योंकि एक अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरी उम्र और उनकी उम्र में भी फ़र्क है, और पहले पढ़ाने लगे थे वो 2014 में, तब तो हम कॉलेज लाइफ में जी रहे उनको थे। तो मतलब देखते देखते बड़े हो गए हैं। भाई वो तो ऑनलाइन 2014 में आए थे, वो 2011 से ही पढ़ा रहे होंगे। तो फिर उन्होंने बहुत मतलब कि ऐसा मतलब ये कभी फील ही नहीं हुआ है, साथ में ही रहते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि बस उन्होंने कह दिया वो हमें करना है, और वो जो कह देते हैं वो हम फिर कर देते हैं। तो मुलाकात तो बहुत ही खास थी, और वो मुलाकात अब तो खैर दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। हाँ, अब तो साथ रहने से हो ही जाता है, प्यार तो बढ़ता ही है। हाँ सही। हाँ, बस कभी आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, पहली चीज़ तो ये है। कभी नहीं? कभी लड़ाई हुई नहीं है, कभी मनोमिटाव नहीं आया है किसी बात की। लोगों ने बहुत कोशिश की, किसी ने कहा कि तू तो चमचा है सुभाष चारण का, किसी ने उनको कहा होगा कि आपने इसको इतनी प्योरिटी क्यों दी, आपने इसको गाड़ी पे आगे सीट पर क्यों बिठाया, हम पहले से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये आज आकर, ऐसी बहुत सी चीज़ें। और ऐसे कई बीच में आए भी थे जो शख्स जिसने हमको अलग करने की कोशिश की। तो देखो मोसी जाया भाई तो कौन ही हाँ, पर मैंने लगा है कि मैं मोसी जाया भाई यहाँ। तो और कभी भी अलग होने का ऐसे प्लान भी नहीं आया, और लोगों के बहुत भड़काने के बाद भी, और हम एक हैं, और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हम एक ही रहें जब तक साथ रहें। तो सर आप संकल्प में भी पढ़ाते थे, सुना था मैंने, वहाँ भी एज ए टीचर काम किया था, तो फिर छोड़ा क्यों था आपने वहाँ? वो ऐसा क्या हुआ था? देखो, जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसको पूरी दुनिया बुलाती है। तो ऑनलाइन की दुनिया में जैसे आज मैं कहूँ तो उत्कर्ष 1 नंबर, 2 नंबर पर सुभाष चारण सर, और 3 नंबर पर मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ मुझे पता है अपने राजस्थान में, और सुभाष जी और मैं दोनों एक हो जाते हैं तो हम 2 नंबर पर ही रह जाते हैं, और हम एक ही हैं, ठीक है। तो उसी समय मुझे ऐसा लगता था कि सुभाष सर भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैं भी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ एक बार देखो, मारवाड़ से बहुत प्रेम मिलता है। मैं गया, उसी प्रेम जाल में फंस गया, और मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैंने अपनी ऑडियंस जो पूरे राजस्थान की थी मैंने उनके साथ जोड़ी। चाहे वो जैसा भी हो, मैं उस दिनों को याद भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे उससे एक जुनून मिला कि जो झूठे वादे उन्होंने किए थे, जो चेहरा उन्होंने दुनिया को दिखाया था, उसके पीछे बहुत बड़ा नकाब था। मैं ही क्यों, मेरे बाद भी बहुत सारे ऐसे अध्यापक थे जो वहाँ गए और वापस आ गए। ऐसा आखिर क्यों हुआ? वो बोल नहीं पाए, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आपने प्लेटफॉर्म दिया है। तो उस दौरान मैंने कहा कि मेरी शादी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो नहीं मिले। फिर उन्होंने मुझे एक चेक दिया था, तो मैं इतना विश्वास करता था कि मैंने चेक उन्हें वापस दे दिया, और उस चेक के भी मुझे पैसे नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको गाड़ी देता हूँ। मैंने फेसबुक पर चैलेंज के साथ फोटो उनको भी शेयर की थी कि आपने भी गाड़ी की फ़ोटो भेजी थी, आपने 1 भेजी है, मैं आपको 3 भेजता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो भी अगर मेरा किसी ने खाया है, जाते वक्त अगर वो साथ ले जाए तो मुझे ज़रूर बता देना, बाकी कुछ भी नहीं है। इसी कारण छोड़ दिया कि व्यवहार नहीं मिला। फिर लोग ये भी कहते हैं कि पहले आपके मन मिल रहे थे, आपकी दोस्ती थी, अब नहीं मिल रहा है। देखो मन कैसे मिलता है? आज आप मेरे साथ हैं, कल आप मुझे ही काटने की कोशिश करेंगे तो मुझे तो दुख होगा ना। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म उनसे बड़ा था, आज भी है, और भगवान ने अगर कृपा रखी तो हमेशा आगे ही रहेगा। मेहनत सब अपनी अपनी करते हैं, लेकिन मैं एक बच्चों का विश्वास उस राजस्थान पुलिस की भर्ती में ट्रेंडिंग में उस ऐप को लाकर मैंने खड़ा कर दिया था। और तब कोई आपको तवज्जो देना बंद कर दे और उन्हें ये लगे कि हम आगे आ गए हैं, तो फिर वहाँ से हट जाना अच्छा है। बस इस कारण वो छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सी जगह हुआ, जयपुर भी आया तो ये ठोकर मैंने खाई, क्योंकि आप जब किसी शहर में जाते हैं तो आपको पहले किराए पर मकान लेना पड़ता है, फिर आपको घर बनाना पड़ता है। मैंने जयपुर में आकर देखा कि बहुत सा राजनीतिकरण था अध्यापकों में। मुझे लगता था कि आज जो अध्यापक यहाँ है वो रात को बिक कर यहाँ चला जाता है, कल वो वहाँ चला जाता है। तो फिर वो चीज़ें भी मुझे समझ में आई। फिर मैंने सोचा मैं अपनी टीम बनाऊँ, और फिर सुभाष सर से बात की, विजयपाल सर से बात की, धुरीना टीम से बात की, आरबीडी टीम से बात की। मैंने कहा कि आप आर्यवर्त संस्थान खोलिए। आर्यवर्त
वह स्थान जो श्रेष्ठतम लोगों से घिरा रहे और अपनी पूरी टीम, एक ऐसी टीम तैयार करें जिसमें अच्छे लोग रहें। तो उसी का परिणाम था। मुक्ताराव मैडम हमसे जुड़ी है, मनोज हरदत्त शर्मा सर हमसे जुड़े हैं, किरण मैम हमसे जुड़ी है, नेवरी सर हैं, खान सर है, राजेश सर है, राहुल सर है, पूरी एक टीम जो हमारी थी। मैं किसी का नाम भी ना ले पाऊँ तो वो ऐसे मत मानना कि हमारा नाम नहीं लिया है। एक अच्छी टीम तैयार की और उसका परिणाम था कि अभी हमें 20 दिन ही हुए हैं और आज हम इस सफलता के रंगमंच पर मैं कहूँ कि हम आज भी दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और विद्यार्थी वही जो आ रहे हैं, वही स्नेह प्रेम पहले था वही आज दे रहे हैं। और अब तो मैंने उनसे ये वादा भी किया कि मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ। तो खुद का जब संस्थान होता है तो पढ़ाने के लिए अपने मेहनत भी कर लेते हैं। अभी सर तो आर्यवर्त जो अकेडमी है, इसका आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लान है, आगे कहाँ तक ले जाने का? फ्यूचर का प्लान यही है कि माउथ पब्लिसिटी विद्यार्थी की होती है। मैं अगर कहूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो ये मेरी मूर्खता है। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि आर्यवर्त बेस्ट है तो वो बेस्ट रहेगी, फिर उसे कोई काट नहीं सकता है। मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, मैं यंग हूँ, मेरी टीम यंग है, हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं। उसमें कमी आए तो आप हमें कह सकते हैं। बाकी देखो, मैं सभी को खुश नहीं रख सकता। आज मुझे कहें कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं, फ़ोन पर बात नहीं करते हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि आप लोगों ने पहले तो मुझे इतना ऊपर कर दिया, मेरे भाव बढ़ा दिए, अब आप कहते हो कि आप नीचे आ, तो मैं कैसे आऊँगा बताओ भाई। थे माँ का मैं था का, आप इनको सच सच बात कही है। मैंने कहा भी आप लोग मुझे एक दिन में 5000 कॉल आ जाते हैं, मैं कैसे रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मेरा यही है कि विद्यार्थी चाहे तो ये ऊपर जा सकती है और विद्यार्थी के ऊपर ही है। मेरा सिर्फ काम है पढ़ाना और मेहनत करना, उसमें मैं कमी आने नहीं दूंगा। आज तक आई नहीं है। 51 रुपये में बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उसी की देन थी कि आज LDC, CET, राजस्थान पुलिस, रीट, ये बच्चे यहाँ पर पूरी भीड़ के साथ भरे हैं। और वो उनका विश्वास है, क्योंकि पहले मेहनत करके मैंने दिखाया उनको कम रुपयों में। फिर आज कोचिंग में जब ऑफलाइन आते हैं तो जयपुर में अगर कोई आएगा तो वो कहे कि अगर उधर फ्री आपको मिल रहा है तो मैं इधर फ्री पढ़ा सकता हूँ, उधर आपकी फीस ज़्यादा है तो उससे मैं कम पढ़ा सकता हूँ, ये मैं उनके लिए कर सकता हूँ। और अब तो मैंने तरीका भी नया अपनाया है, आप एक ही फीस में कोचिंग को 2 बार करें। एक बार पढ़कर चले जाने से नौकरी नहीं मिलेगी, आप उसका रिवाइज करें। डेली टेस्ट का शेड्यूल बनाया है और ये भी मेरा शुरुआती दौर है। देखता हूँ मैं आगे सफलता कहाँ तक मिलती है, ये सब बच्चों पर रहेगा। और अगर मैंने अच्छे परिणाम दिए तो ये नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सर फीस को लेकर बहुत इश्यू रहता है, फीस इतनी ज़्यादा क्यों रखते हो? फीस ज़्यादा जयपुर में हमने देखो मेरे पास जो भी आता है मैं कहता हूँ भाई हमारी ये आर्यवर्ती नहीं है, एक गुरुकुल तारानगर भी है। वहाँ अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे तो वहाँ हम आपको 1100 रुपये में पढ़ा देंगे, 2100 रुपये में पढ़ा देंगे, तो आप वहाँ जा सकते हैं। 2 बजे ट्रेन जाती है, हम ये भी बता देते हैं। जयपुर में बिल्डिंग का किराया लगता है, यहाँ पर टीचर बहुत महंगे मिलते हैं, यहाँ पर बिजली बिल, यहाँ पर नॉन टीचिंग का स्टाफ। जैसे मान लो मैं गांव में अगर कोचिंग खोलूँ तो वहाँ 5000 रुपये में काम करने वाला मिल जाता है। हमारे यहाँ तो मैडम जो काउंसलिंग वाली है वो भी 25-25 हज़ार रुपये ले रही है। तो फिर बताओ फीस कैसे ना रखी जाए। तो वो है। फिर जैसे जो कमजोर स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहते हैं, फिर वो कैसे करें? उनके लिए मैंने कह दिया भी आप ऑनलाइन पढ़िएगा। अगर किसी के पास बिल्कुल भी फीस नहीं है तो मैं उनको फ्री भी तो पढ़ा रहा हूँ ना भाई। 100 अगर फीस दे रहे हैं, अगर 2 वहाँ फ्री बैठ रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? मतलब अगर किसी का जो फीस देने में एबल नहीं है, सर से बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन मैंने ये भी कहा हुआ है ईमानदारी से आकर कहना। जैसे मेरे पास विद्यार्थी आया, उसने कहा मेरे माता पिता नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैंने कहा भाई नोट्स के पैसे दे दो, आप पढ़ लो। या हमने भी स्कॉलरशिप टेस्ट रखा, जिन्होंने नंबर दिए, जितने उनके नंबर आए उतने उनकी फीस माफ कर दी। किसी को RS के 1 लाख रुपए वाली फीस में वो 15,000 रुपये में पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो फायदा ही हो गया ना। फिर क्या फीस ली हमने? फिर आज मैं कहूँ कि आप RS की तैयारी करने शहर पहुंचे, RS का सिलेबस भी विद्यार्थियों को याद नहीं हो रहा है और वो इस भ्रम जाल में डायरेक्ट पहुंच गया। आप सबसे पहले सिलेबस याद करें, उसके बाद आप देखें कि ऐसा सेम सिलेबस और किन किन भर्तियों में आता है। कई बार क्या होता है कि वो RS की तैयारी करते हुए निम्न भर्तियों को छोड़ देता है और उसके बाद वो ओवरेज हो जाता है, फिर आगे वो लग नहीं पाता, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सबसे पहले छोटी सीढ़ी चढ़े, उसके बाद आप चढ़े। पापा ने दिए 50,000 रुपये, आप LDC बाबू बने और उसके बाद अपनी कमाई से आप RS बने। 45 साल है भैया आपके पास, आप हर एक साल एक सब्जेक्ट को अच्छा बनाएंगे तो 4-5 साल में आप RS बन जाएंगे। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमको फीस का सदुपयोग कहाँ करना है। पहली बार के अंदर आपने देखा होगा बहुत कम लोग RS बने हैं। तो एक वो भी बच्चा यहाँ पर आता है कि सर मैं RS बन जाऊंगा। मैंने कहा मुक्ता मैडम से पूछिए, उन्होंने अपनी उम्र के अनुसार हमेशा मेहनत की और वो फिर यहाँ तक पहुंची है।
उम्र मायने नहीं रखती, आप किसी भी उम्र में मेहनत कर सकते मायने हैं। रखती मेहनत मायने रखती है। अब वो मेहनत तभी मायने रखेगी जब आपका दिमाग पहले खुले तो सही। आप सीधा ही इतना बड़ा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने दिमाग में नहीं जाएगा। आप पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे धीरे आप बढ़े, ये रहता है। पर सर अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे वैकेंसी रद्द हो जाती है, टाइम पे आती नहीं है, एग्जाम नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम वो कंटिन्यू कैसे रखें? बहुत सारी देखो, प्रॉब्लम ये फेस भी करना बात पड़ता आपकी है। सही है। मैं बहुत इस को लेकर बहुत मैं परेशान भी रहा हूँ कि एक विद्यार्थी पेपर देने जाता है और उसका पेपर लीक हो जाता है, 2-3 या साल की पेपर मेहनत जो वेस्ट हो जाती है। कि उसका पेपर बिक जाता है। इसका बहुत बड़ा दुख है। लेकिन इसमें सरकार का सिस्टम है, सरकार को रूल्स निकालने चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे कई बार सोच में भी आता है कि पेपर पहले भी लीक होते थे, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था तो बात नहीं पहुंच पाती थी। एक कुछ परसेंटेज, एक दायरा ऐसा है जहां पर पेपर लीक पहले भी हो रहा था, पेपर लीक आज भी हो रहा है। बस सोशल मीडिया और इसके कारण हम आज लोगों से जान पा रहे हैं। और अगर विद्यार्थी अच्छे से एक बार तैयारी कर ले, जैसे मैं मेरे पास की बात करूं भी 6 महीने अगर वो तैयारी कर ले, तो मैं उसे ये कहता हूं कि आपको देखो राजस्थान की कोई किताब खरीदनी नहीं है, आपको दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश तो बस यही करनी है कि जो आपके पास है उसको बार बार पढ़े, बार बार टेस्ट दें। मैंने तो विद्यार्थियों को यह भी कह दिया कि मोबाइल कोचिंग में अलाउड नहीं है, और आप आओगे और इस स्टेज पर आप इस कैमरे के सामने पढ़ाओगे और मेरे यूट्यूब पर भी पढ़ाओगे। जब मैंने शुरू किया तब मेरे पास में 1 सब्सक्राइबर था और आज आप लोगों के कारण मैं 8 लाख पर पहुंचा हूं। तो मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि मेरे इस 8 लाख के प्लेटफॉर्म को आप संभाल कर तो दिखाओ, आप आगे आओ, अपने टैलेंट को दिखाओ। उसके लिए मैं आपको मोटिवेट करूंगा, उसके लिए मैं आपको आगे करूंगा। आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, आप आइए, पढ़ाइए और अपने हुनर को दिखाइए। मैं उनको ये वैसे सर आप मोबाइल अलग क्यों नहीं करते? मोबाइल अलाउड इसलिए नहीं करता है, कोई कहता है मेरा सोना बाबू का मैसेज आया है, और कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन फोन करने वाले हैं। हमारे पास में कोई ड्रीम 11 वाला नहीं आने वाला है। हमारी किस्मत में यही है मेहनत। हम उन घरों में नहीं जन्मे हैं जहां पर हमें 7 पीढ़ियों तक कमाना ना पड़े। आज हम नहीं पढ़े तो आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को क्या कहेंगे? क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा वह हथियार है जिससे अपने पूरे परिवार की आप जो है स्थिति को बदल सकते हैं। और जो जितना इसको पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा भी है कि शिक्षा से अन्नी का वो दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। तो वो धाड़ने के लिए आप में वो हिम्मत तो होनी चाहिए। भाई आपको मैं बैठा हूं कि आप मुझे नौकरी लगा दोगे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर भैंस बांध लूं, वो भी 5 महीने बंदी रहे और मैं पढ़ाता रहूं, क्या वो नौकरी लग जाएगी? मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। मैं एक कांस्टेबल वाले विद्यार्थी को हिंदी फ्री पढ़ा रहा हूं ताकि उसका एसआई में भी चयन हो, उससे पहले उसका कांस्टेबल में भी चयन हो जाए। अगर मैं उसको कहूं कि सिर्फ एसआई में ही होगा तेरा, तो फिर वो नीचे वाली भर्ती को भूल जाएगा। तो हमें नीचे से ही ऊपर तक चलना है। मैं उसे ये भी कह रहा हूं कि आरएस प्री भी पास कर जाएगा, ताकि उसे ये लगे कि मैं एक फीस में इतनी तैयारियां कर लूं। तो उससे क्या होता है कि उसका माइंड सेट रहेगा, और माइंड सेट रहेगा तो वो मेहनत भी करेगा। और जितना वो रोजाना टेस्ट देगा, रोजाना वो उसको 10 पेज याद करने के दूंगा और वो रोजाना लिखेगा, जब वो खुद ही पढ़ेगा, खुद ही पढ़ाएगा, खुद ही टेस्ट देगा, तो फिर कमी कहाँ रह गई? और यही हमें करना पड़ेगा। तो सर कितने स्टूडेंट छोड़ के गए थे मोबाइल की वजह से? तो मोबाइल की वजह से कुछ एडमिशन तो नहीं होते हैं, उन्हें लगता है नहीं, ऐसा कोई भी जो क्लास में आपने मना कर दिया भाई मोबाइल में अलाउ नहीं है, तो क्लास में, क्लास में से छोड़ के चले गए। ऐसे विवाद भी, झगड़ा भी हो जाता था। मैं कहता था आप बाहर निकल जाओ, वो बाहर आते थे, मुझे कैसे क्लास से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मेरी क्लास, आप सिर्फ मुझे ही सुने, आप क्यों मोबाइल चला रहे हैं? मेरे पास भी 2 मोबाइल है, अगर मैं क्लास में आकर उनको चलाऊं तो आपको कैसा फील होगा? भी आपने मुझे पैसे दिए पढ़ाने के, तो आप में दम होना चाहिए। पूछो मुझसे आप कि इसका उत्तर क्या होगा। ये ऐसा क्यों नहीं है? विद्यार्थी पूछता ही नहीं है। फीस दे दी, राम भरोसे बैठा है, नौकरी लगेगी तो ठीक है। नई नई चीजें लेकर आओ, आप डेवलपमेंट, कोई स्किल्स लेकर आओ कि हमें किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, कैसे कोई तरीके से अपने को याद कराया जा सकता है, तो वो विद्यार्थी को करना चाहिए। और मोबाइल उपयोग करें अपने घर पर। 9 बजे वाली क्लास मेरी रोज देखे, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐप पर मुझसे पढ़े, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये नहीं है कि जब हमें कोई सामने। सर आप एक बार गए थे शमशान घाट, वहाँ पर जातिगत बोर्ड देखा था, वो क्या था? वो किस्सा सुनाइए थोड़ा। वो अभी 2-3 दिन पहले की बात थी। मैं बात कर रहा था कि मैं अपने गांव कांवट गया, और कांवट में एक शमशान घाट में मैं गया जहां मेरे पिताजी के काका जी एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने वहां देखा कि शमशान घाट में जहां पर व्यक्ति को जलाया जा रहा है, वहां पर सभी जगह अलग अलग जातिगत स्टैंड बने थे।
जैसे मैं कहूँ ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, खटीक समाज या मेघवाल समाज, सैनी समाज, उन सब के अलग अलग वहाँ बना रखे हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैंने वहाँ किसी से कहा भी, मैं कहा ना उन्होंने ऐसा क्यों लिख रखा है कि इसमें जिस जो जाति का वही यहाँ जलाया जा सकता है। माना अगर उस जाति के 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए, 3 की हो जाए, तो क्या होगा? अपने 3 दिन बाद तीये की बैठक होती है, तो वो समस्या यहाँ पर, तो इसलिए शमशान तो सभी का होता है, और वहां जब अपने मिट्टी हो जाना है तो फिर वहां पर जाति क्यों? जाति का मतलब क्या फिर? तो जाति, सबसे बड़ा मुझे दुख हुआ कि एक शमशान घाट में जहां पर जातिगत आपने बोर्ड लगा रखे हैं, वो कांवट गांव आप कभी भी जाकर कोई देख सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर शिक्षित है तो आप इसको हटाना चाहिए। शमशान बड़े शहरों में कहाँ है? वहां तो मशीनों के अंदर भी अंतिम संस्कार करते थे, एक साथ होता, ठीक है। तो फिर अपने गांव में छोटे छोटे संकीर्ण सोच क्यों? भी आज उन समाज में, बड़ाई समाज में ऐसा हो गया, आज उस माली समाज में ऐसा हो गया, या उस समाज में ऐसा हो गया, ऐसा क्यों? शमशान जब अपने आए, ये शरीर मिट्टी है और ये मिट्टी में ही मिलना है, तो फिर वहां तो कम से कम जातिगत ना रखें। बाकी तो भारत में बहुत कुछ हो रहा है आज के समय। हम किसी ना किसी सेना में बटे हुए हैं, किसी ना किसी, हम हिंदू होकर हिंदू धर्म में अलग अलग बटे हुए हैं, तो फिर दूसरे तो हमारा फायदा उठाएंगे, शोषण करेंगे ना। तो वो चीजें शुरू होती है, इनको रोकना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। बाकी मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता वहां क्यों ऐसा। नहीं सर, ये सोचने वाली बात है कि आप जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसमें भी आप क्या जाति करते हैं, वो चीज है ना। मुझे बहुत फील हुआ ये। मेरे जीजाजी बॉम्बे से आ रखे थे, उनको कहा, फूफा जी थे उनको कहा, भाइयों को भी कहा कि हम क्या कर सकते हैं जब तक बड़े बैठे हैं। तो ये मुझे अगर सुन रहा है कोई और वहां का कोई है, तो उस पर गहन उनको जांच करनी चाहिए कि इसको मिटाना चाहिए। ये सब एक कुरीति का ही माध्यम है। शमशान सबका होता है, आप सभी वहां पर लकड़ी के पैसे दे रहे हैं, वहां पर माली जो है पेड़ पौधों का ध्यान रखना उसके पैसे दे रहे हैं, मंदिर की देखभाल कर रहा है उसके पैसे दे रहे हैं, वो सभी का है। जब मंदिर हमारा एक है, वहां पर वो सबका जा सकता है, तो वहां पर ये कभी नहीं होना चाहिए कि ये हमारा मंदिर है, ये उस जाति का मंदिर है, ऐसा नहीं होना। भगवान सबके हैं, जैसे मंदिर है वैसे शमशान घाट भी एक होना चाहिए। देखो भगवान सर्वव्यापी है, उसके लिए कोई मंदिर विशेष एक स्थान ही नहीं है, वो हर जगह है। वो हम जब भी दिल से पुकारेंगे हमारे साथ है, मेरा ये मानना है। बाकी दुनिया क्या मानती है मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। सही सर, कैसा फील हो रहा है एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से यहाँ तक के सफ़र में, जब चारों तरफ पैसा ही पैसा बरस रहा है? देखो, अगर पैसा बरस रहा है तो उसके पीछे मेहनत जरूर रही होगी, और अगर ऐसे बरसता तो मेरा छोटा भाई भी उस पर क्यों नहीं बरस रहा है, मेरे और भी भाई बहन उन पर क्यों नहीं बरस रहा है। दुनिया में हर एक कार्य के पीछे मेहनत होती है। मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी, बहुत अच्छी गई, लोगों ने उसको भी कॉपी कर लिया, बाजार में नहीं आने दिया। मैंने फिर विवाद खड़े हुए, फिर भी कोशिश की, वो बहुत अच्छी रही। फिर दोबारा लिखी, वो बहुत अच्छी गई। जब हमारी किताब पसंद आई तो वो भी पैसा आया, तो उसके लिए मैं रात को जागा था। मैं नौकरी लगा तो मैं उसके लिए भागा था, और मैं भागा था, मेरे पैर में पट्टी भी थी क्योंकि इतना दौड़ नहीं पाया था उस समय, कम समय मिला था। और हाथ का ऑपरेशन भी हुआ था, ये पूरे टांके यहाँ पर लगे हुए हैं। एक बार गुस्से में टीवी भी तोड़ दिया था, जब पापा ने कहा कि ये नौकरी लग कर आया है, बड़ी नौकरी लग कर आता, तो मैंने कहा बड़ा ही काम करूँगा एक दिन। तो बहुत कुछ, मतलब हाथ से खून बह रहा है, गुस्सा आ रहा है, पर करूँ क्या, मजबूर हूँ ना। ताने मारते हैं आज भी लोग जब कहते हैं कि यार ये कांस्टेबल है, ये उसको पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, मैं कांस्टेबल 2013 में था, और उसके बाद मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं फिर भी कुछ हूँ, तब मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो पढ़ा रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं, तो आप ये कभी आकलन नहीं कर सकते हो। आप सरकारी स्कूल में लगने वाला प्रत्येक अध्यापक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा पा रहा है, प्रत्येक सरकारी डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो फिर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों भेज रहे हैं। आप सोचिए, आज एक छोटा सा युवा कहते थे कि दुकानें खुल गई, क्या मैंने खोली तभी खुली थी? मेरे से पहले 20 साल तक क्या दुकानें नहीं थी? दुकानें तो पहले भी होगी, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट नहीं थे। आप जिस कारण आज आप कमेंट कर देते हैं, जिसका आप खाते हैं, जिससे आप पढ़ते हैं, मैं मानता हूं कि वो सरस्वती कभी नहीं मिल पाएगी। जैसे मैं जिस विभाग में नौकरी करूं, मुझे कोई कहते हैं पुलिस की भी कोई नौकरी होती है, तो मैं कहता हूं राजस्थान में सबसे ज्यादा पुलिस के फार्म क्यों भरे जाते हैं? पुलिस के लिए लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जो कहता है कि हमें चालान काट देंगे, वो कई अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं पुलिस के लिए, ठीक है, मामा खड़े है या और भी कोई XYZ, वो सब समझते हैं, तो फिर उसके लिए तैयारी करते क्यों है? अगर आप गाली निकालोगे तो क्या आपको वर्दी मिल जाएगी? आपको पहले सोचना चाहिए। कहते पुलिस लेट पहुंचती है, शक्तिमान थोड़ी ना है,
भाई आज उसके पास 15 किलोमीटर इधर गाड़ी गई, यहाँ क्राइम हुआ, अब इधर क्राइम हो गया तो 15 किलोमीटर ये सफर, फिर 15 किलोमीटर ये सफर, टाइम लगेगा। जब आप ओखली में सिर दोगे तभी तो मुसल का पता चलेगा। बातें करने से मतलब कि हकीकत में और अंदाजे में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर। अगर मैं कहूँ कि पुलिस पीटती बहुत है, तो मान लो आप चोर हो, मैं आपको कहूँ हे प्रभु आपने किस चाबी से, किस हाथों से, किस शुभ घड़ी में इस ताले को खोला, क्या आप बता दोगे? नहीं। भाई आपने क्राइम किया है तो आपको सजा भी तो मिलनी चाहिए। हो सकता है कि एक मसले के कारण सारा तालाब खराब हो जाए, लेकिन जहां तक मेरा मानना है अगर आज पुलिस नहीं होती तो हम आपस में लड़कर मर गए होते। तो वो जो चीज़ है, वो एक विश्वास जो होता है, वो विश्वास रखना जरूरी है। अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो भगवान कहता है कि आप कर्म करो फल मिलेगा। तो फिर हम पर कोई अगर ये सवाल करे कि आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा ये जिंदगी तुम्हें भी मिली है, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास भी है, ये किताबें तुम्हारे पास भी है, आप भी मेहनत करो, मेरे से आगे जाओ, मैं तो उसमें ही बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन आप किसी की बुराई करके, किसी की टांग खींच के खुद को और अपने परिवार की जो संस्कार हैं उनको बयां मत करें। तो सर अभी कुछ अफवाहें हैं आपके बारे में हाँ, शिकायत है, उनको आपको क्लैरिफाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर पहली अफवाह ये है कि आप बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं, इसलिए लड़कियां आप पे बहुत फिदा होती हैं। देखो मैं कोलगेट रोज करता हूँ इसलिए मैं हंस लेता हूँ। अब वो जो हंसे तो उसमें मेरे क्या कसूर है। जैसे एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक बार कहा गया था कि जो पुरानी फिल्में थी उस समय कहते थे कि धर्मेंद्र है और एक देवानंद है, जब वो ब्लैक ड्रेस पहना करते थे तो लड़कियां फिसल जाया करती थी। वो वाक्य ऐसा नहीं था कि लड़कियां फिसल जाया करती थी। हुआ क्या था कि एक बार देवानंद और धर्मेंद्र गाड़ी से जा रहे थे, उस समय बॉम्बे में बरसात हो रखी थी और बरसात हो रखी थी, वो लड़कियां फिसल के पड़ गई। तो अखबार में छाप दिया कि देवानंद और धर्मेंद्र को ब्लैक कपड़े पहनने बैन किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर वो पसंद करती है तो बहुत अच्छा है। कौन नहीं चाहेगा कि कोई किसी को अच्छा लगे। मतलब ये माने तो आधी अफवाह है और आधा सच है। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि सच तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो झूठ ही होगा। जो धर्मेंद्र वाला किस्सा मैंने आपको बताया कि लोग बना देते हैं, वैसा होता नहीं। नेक्स्ट अफवाह आपके बारे में ये है हाँ कि आपकी वाइफ को आपके ऊपर बहुत शक रहता है इसलिए आपको हर वो पीरियड के बाद वीडियो कॉल करते हैं कि आप कहाँ हो, दिखाओ हमें। देखो ऐसा है, वाइफ का मैं कहना चाहूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे मतलब शक हो सकता है पर मुझे जाहिर होने नहीं दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका भी अकाउंट है। अब क्या होता है कि कई बार जब दो इंसान हंसते खिलते हुए किसी को दिखे तो एक जलनखोर क्या करेगा कि उसके अंदर दूरियां पैदा कर देगा। तो ऐसा हो सकता है। बाकी वीडियो कॉल वाला ये सिस्टम बच्चे की क्लास के बता सकते हैं, कभी नहीं आया। ये अफवाह ही हो सकती मतलब है। अफवाह बिल्कुल, ये तो सरासर अफवाह है। हम तो घर पर बैठे होते हैं तो मैं तो मोबाइल पर लगा रहता हूँ, वो कहते हैं खाना खा लो, तब भी हम ज्यादा इतनी बात नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो कॉल तो मतलब घर में अच्छा खासा खौफ है। खौफ तो लुगाई को डर के ना कॉल लगे। अगर मैं हंस कर चला जाऊं तो पूछे आज हंस कर क्यों आए, और फिर रोकर चला जाऊं तो मुंह क्यों सुधारा क्यों है, थाने में ही दिखी के है। तो फर्क पड़ता है उस चीज का। ये तो देखो वो है, जब आप शादी करोगे तब आपको भी पता चल जाएगा कि अफवाह क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। नहीं सर, कभी ऐसा हुआ है मान लो किसी से आप बात कर रहे हो और मैम ने देख लिया हो, चलो तो ठीक है आप फटाफट मैसेज डिलीट कर देता हूँ और इसके ज्यादा और क्या होगा, मैं उसे पता ना लगे। और वो भी चाहे तो मैं कभी पकड़े गए हो लाइव? पकड़ा तो मैं 2-3-4 बार गया हूँ, लेकिन मैंने फिर बाद में उनको कह दिया कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं बात कर रहा था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं काट देता हूँ, और क्या है। तीसरी अफवाह ये है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और आपको एक्टिव रहने का बहुत शौक है, इसलिए कुछ भी क्लास नहीं होता आप लाइव आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब सोशल मीडिया से ही पहचान मिली है, जब वहाँ से हम आगे बढ़े हैं, तो फिर एक्टिव क्यों ना रहे और मैं लाइव क्यों ना हूँ? ये मेरा परिवार है। मैंने तो ये हर बार हर स्टूडेंट को कहा है कि आप अगर आकर मेरे पास पढ़ते हैं और आप में हुनर है पढ़ाने का तो पढ़ाओ, ये तुम्हारा ही है भाई। मैं राहत इंदौरी साहब आपने सुना होगा। हाँ। राहत इंदौरी साहब अपने साथ थोड़ी ना लेके अपने यूट्यूब चैनल को, अपने इंस्टाग्राम चैनल को या अपनी दौलत को साथ में भी लेके जाऊंगा, सब यही रह जाना है। तो फिर मैं किस प्रकार से इनसे दूरियां बनाऊं? हाँ, हो सकता है मेरा स्वास्थ्य खराब होता है, मेरा भी परिवार है, भाई बहन है,
रिश्तेदार हैं उनको समय देना पड़ता है, मेरे दोस्तों को समय देना पड़ता है, बुक्स को समय देना पड़ता है, या ससुराल में जाना पड़ता है, जिम्मेदारियां बहुत आ गई है, तो मैं कभी कभी लाइव नहीं आ पाता, तो फिर मैं कहीं मोबाइल से लाइव आ जाता हूँ, फिर बात ही कर लो। उसमें हमेशा यही मिलता है कि अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे ये मेरे साथ में है। और आज तक मुझे लगा ही नहीं, जब से यूट्यूब पर आने लगा तब उसके बाद में मुझे ये लगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और मुझे वो हौसला देते हैं कि यार तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हें बहुत फेम मिलेगी, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बताती है, तुम आगे कुछ कर सकते हो, बहुत मेहनती हो। तो वो जब जुनून, एक कहते हैं ना पुनर्बलन, भी साइकिल चल रही थी, पीछे से कोई पकड़ के कह रहा चलाए जा, नीचे मत देखना, बस तू चलाए जा। तो वो यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरा परिवार है, ये मुझे कहते हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ, आज ये क्लास लो, आज ये पढ़ाओ। मैं कई बार ऐप में क्लासें नहीं लेता हूँ, आलसी भी बन जाता हूँ, लेकिन मुझे फिर बाद में जैसे ही पेपर नज़दीक आता है उनका, मैं फटाफट राती जोगे लगा देता हूँ। और राती जोगा का चर्चा तो पूरे राजस्थान में रहा है। मतलब ये सच है, अफवाह नहीं है। हाँ, ये सच है। तो नेक्स्ट अफवाह आपके बारे में ये है कि सर आप जितना पढ़ाते हैं उससे भी ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। देखो, हंसी मजाक करना जरूरी है। मैं कहूँ कि मैं हंसी मजाक करते हुए शायरी बोल दूँ कि तेरा गले मिलना ना मिलना तो तेरी मर्जी सही, पर तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरा दिल कर रहा है। अब वो ऐसे कहे कि तेरा पढ़ना ना पढ़ना तो तेरी मर्जी सही, ठीक है, पर तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरा पढ़ने का मन कर रहा है। तो मैं ट्रेनिंग में जब था तो मुझे एक बात सिखाई गई थी कि आप चाहे हंसकर ट्रेनिंग करो, चाहे आप रोककर ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ये पढ़ाई भी वही है, चाहे आप हंसकर पढ़ो, चाहे आप रोककर पढ़ो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल को फिर वही है, आलू ले लो, गोभी ले लो, वो भविष्य है। हम कहीं किराने की दुकान पर काम करते हुए दिखेंगे, कहीं और मजदूरी हमसे नहीं हो सकती। आज का युवा मजदूरी नहीं कर सकता है, वह गैंगस्टर बन सकता है, वह चोरी कर सकता है, नशेड़ी बन सकता है, पर मजदूरी बहुत मुश्किल हो रही है उसके लिए, क्योंकि धूप में जाना, ईंटें उठाना, गधा गाड़ी पर लोड करना, ट्राली भरना, ये आज के युवा से अगर उसने एमए की डिग्री कर ली तो बिल्कुल नहीं कर सकता है वो। और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हंसी मजाक इसलिए ज़रूरी है कि मैं कहूँ जीवन में रोना क्यों, हमें जीवन एक बार मिला है, तुमसे पढ़ाई नहीं होती तो काम धंधे लगो, और पढ़ना है तो फिर रोक कर क्यों पढ़ना, हंसकर पढ़ो। दिखावे के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको फिर कोई कहे कि आप ऐसे धावक बन रहे हैं। आप चाहे डूंगरी पर दौड़े, चाहे आप पटरी पर दौड़े, चाहे आप ट्रैक पर दौड़े, चाहे आप धोरों में दौड़े, आपका काम दौड़ना है। तो जब आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम फिर पढ़ना है, चाहे फिर आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे कल्चर पढ़ें, चाहे पॉलिटी पढ़ें, आपका सिलेबस आपके ध्यान में हो और लगातार पढ़ो, और वो आपको करना ही पड़ेगा। और आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, कोई दूसरा करेगा। वो जगह तो भरनी है, तुम्हारे में दम है तो तुम भर लो, नहीं तो कोई और भर के जाएगा। बस इस कारण थोड़ा हंसी मजाक के साथ उनको मोटिवेशन दे देते हैं, ताकि उन्हें ये लगे कि हम जिंदा हैं। ये है। अच्छा, मतलब ये सही है। हाँ। तो नेक्स्ट एक शिकायत है, हाँ। आई है कि सर अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हैं, मैसेज का या कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। ये बात मैंने आपको पहले भी बात कर ली है कि बदला मैं नहीं हूँ, बदल आप लोगों ने दिया है। मैं पहले भी वैसे ही था। एक एज है, मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता होगा कोई डायरेक्टर होगा जो कोचिंग का, वो किसी स्टूडेंट से मिलता भी नहीं होगा। आप भी आकर गए थे पहले, तो आपने देखा होगा यहाँ तमाम विद्यार्थी बैठे थे, मैं खुद काउंसलिंग कर रहा था। मैं प्रत्येक उस विद्यार्थी से मिलता हूँ जो मेरे पास आता है। संबंध खराब कभी नहीं होने चाहिए। तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम जा सकते हो, ठीक है, तुम्हारे लिए आप घर पर हैं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं ला रहा हूँ। मेरा कार्य है उसको पढ़ाना, जो मेरे पास है उससे देना, ठीक है। मैं केवल नहीं हूँ कि सब कुछ ही मुझे आता हो, पर जितना मुझे आता है मुझे खुद पर विश्वास है कि इतना तुम्हारा पेपर पास करवा देगा। और बाकी का जो रिजल्ट्स हैं, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट्स हैं, या लोगों जो चयन हुए हैं गत वर्षों की पुलिस भर्ती का, प्रत्येक कोई भी सिपाही अगर बना है, वो मेरा भाई बहन जो भी, तो उसने मुझे ज़रूर देखा है। तो अब मैं उनको पढ़ाऊँ या कमेंट्स के रिप्लाई दूँ या फ़ोन उठाऊँ, टेक्निकल टीम है, आप उनसे बात कीजिए। मुझसे मिलना चाहते हैं तो इस संस्थान में पधारें, बैठकर मेरे साथ बातें करें, मेरा भी दिन निकलेगा, आपका भी निकलेगा। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं।